सर्वे का अपना सम्मान हो सकता है, पर जमीनी हकीकत ये बोलती है जो मैं बोलता हूँ। जो बिक नहीं सकते, जो दल बदल नहीं कर सकते, उन पर कांग्रेस पार्टी दाव खेलेगी। दिया जी की अब कोई जगह कांग्रेस पार्टी में नहीं है। मेरी पार्टी बहुत सम्मान दे रही है और बिल्कुल कूल और संयम तरीके से मैं जो काम मुझे मिलता है मैं उसको करता हूँ। कमलनाथ जी मेरे पिताजी से बड़े हैं और मेरे पिता तुल्य हैं। नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है एमपी तक के इस खास कार्यक्रम चुनावी चर्चा में। इस चुनावी चर्चा कार्यक्रम में हम मध्य प्रदेश से जुड़े हुए तमाम जो बड़े चेहरे हैं, नेता हैं, उनसे रूबरू होंगे। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं तक समूह के मैनेजिंग एडिटर मिलिंद खांडेकर जी। और कार्यक्रम में आज हमारे गेस्ट के रूप में मौजूद हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के युवा नेता विधायक जीतू पटवारी। जीतू पटवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी तक पर। जी धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। 3 महीने का लगभग समय बचा है जीतू जी। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तैयारियां जो है वो चल रही है, दिखाई दे रही है, लेकिन चुनाव को लेकर क्या लग रहा है, किसकी जीत इस बार होगी? आज हालात मध्य प्रदेश के 20 साल की एक भारतीय जनता पार्टी की वो सरकार है जिसने बेरोजगार प्रदेश बनाया, जिसने कर्जदार प्रदेश बनाया, जिसने एनसीआरबी के आंकड़ों में सबसे नीचे के स्तर से एनसीआरबी जिसको चिल्ला चिल्ला के ये बोल रही कि आपकी कानून व्यवस्था ध्वस्त है, ऐसे ही पूरे प्रदेश में जिस तरीके की महंगाई की मार पड़ रही है और आम जनता त्रस्त है, मैं मानता हूं कि चारों ओर त्राही त्राही मची भी है। जो शिवराज जी का एक ऐसा चेहरा जो ऊब चुकी जनता, जिसको देख देख के वही भाषण, वही बातें, वही एक्ट, वही एक्शन, एक मुख्यमंत्री ऐसा जो केवल बोलता है जैसे ढोल, बहुत जोर जोर से चिल्लाता है, आवाज देता है, दूर तक उसकी आवाज तो सुनाई देती पर अंदर पोल है, ऐसे ही शिवराज जी का शासन है, ढोल की पोल जैसा शासन। मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता चुनाव का इंतजार कर रही है, तारीख का इंतजार कर रही है, सरकार बदलने के लिए अपने आप को तैयार बैठी है। तो मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूं इस बात को लेके कि कांग्रेस की सरकार भारी बहुमत से 150 सीट से ऊपर लाकर बनेगी। तो जीतू जी, आप जो कह रहे हैं कि लोग बारिश का खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं और चुनाव का इंतजार कर रहे हैं और सरकार बदल देंगे, लेकिन अभी तक जो रुझान आए हैं, ओपिनियन पोल आए हैं, एक ताज़ा पोल आया था एबीपी न्यूज़ और सी वोटर का, तो उसमें भी दोनों पार्टियों की स्थिति लगभग वैसी ही है जैसे 2018 में थी। एक और पोल आया था जी न्यूज़ का, उसमें तो बल्कि बीजेपी को बढ़त दिखाई गई थी। तो मेरा ये सवाल है कि ये आप कह जरूर रहे, लेकिन जो ओपिनियन पोल है वो अभी भी दिखा रहे या तो भाजपा आगे है या कड़ी टक्कर है। मिलिंद जी, मैं आप बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, बहुत अनुभवी हैं। मैं मानता हूं इस बात को, इस भावना को कि एक व्यक्ति का आकलन जनता वोट करने से पहले करती है। आप देखो कि मध्य प्रदेश में 26,000 करोड़ रुपए के कर्जे में मध्य प्रदेश को लेके शिवराज जी मुख्यमंत्री बने थे और लगातार 18 साल से कितना बड़ा समय है। एक व्यक्ति को पर्याप्त समय मिला अपने परफॉर्मेंस देने का, 3 बार सरकार बनी, चुन के एक बार लूट के। तो ऐसे में मध्य प्रदेश के हालात दयनीय क्यों हुए? वो किसान वोट देते वक्त नहीं सोचेगा ये कि मैं कर्जदार क्यों हुआ, मेरे घर में परेशानी क्यों है, मेरे बच्चों को मैं पढ़ा क्यों नहीं पा रहा हूं। आप देखो मिडिल क्लास का वो व्यक्ति आज जो महंगाई से जूझ रहा है, दर दिन पे दिन उसकी परेशानियां बढ़ती जा रही, इलाज करा नहीं पाता है, और जब कोई घर में बीमार हो जाता है तो एक तरह से उस पर कहर आ जाता है। कोविड काल के बाद इस भावना को और बढ़ी है और वो मुख्यमंत्री 18 साल से उसकी सहायता नहीं कर पाता। बेरोजगारी, एक बेटा जब शराब पी के जब घर में जाता है, नशा करके घर में जाता है, तो वो माँ बाप जो पेट काट काट के उसको पढ़ा रहा था और बेटे को रोजगार नहीं मिला, ये तो ये बात हमने आपसे पहले भी मिला, तो वो सोचता क्या है, वो सोचता क्या है? मैं ये कह रहा हूं, वोट जब परिवर्तित, जब वोट परिवर्तित होगा, जब विचार करेगा वोट देते वक्त, तो ये सारे विचार उसके अंतर मन में आएंगे। जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, बीजेपी का नेता है, जो बीजेपी को भी पसंद करता है, दर्द तो उसके भी घर में है। तो मेरा मानना है कि जब एबीपी न्यूज और बाकी सर्वे 50-50 बता रहे हैं, पर वोट देने वाले की जो अंतरात्मा है वो चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि शिवराज से मैं दुखी हूं, परेशान हूं। तो मैं मानता हूं कि इस तरीके से सर्वे का अपना सम्मान हो सकता है, पर जमीनी हकीकत ये बोलती है जो मैं बोलता हूं। नहीं, पर जीतू भाई एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि 18 साल से सरकार है यहाँ पर, 15 साल में जब 2018 में एक जनता ने आप लोगों को एक मौका दिया था सरकार बनाने का,
और आपकी पार्टी में से ही विधायक भाग गए बीजेपी के पास में, तो बीजेपी को ही लोगों ने वोट दे दी। मतलब अब इस बार लोग किस भरोसे के साथ कांग्रेस को वोट देंगे कि मान लीजिए वोट दे दिया लेकिन फिर से आपकी पार्टी टूट के बीजेपी में चली जाएगी। इस बात की आप गारंटी कैसे दे सकते हो? क्योंकि पिछली बार लोगों ने भरोसे के साथ कांग्रेस को बागडोर संभाली प्रदेश की और आपकी सरकार 15 महीने में ही गिर गई। तो मिलिंद जी, आप जैसा ईमानदार जर्नलिस्ट जो जीता है इस जर्नलिज्म को, जो लोकतंत्र की रक्षा करता है, उसको ये बात समझ में नहीं आ रही है क्या कि किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है? और केवल मध्य प्रदेश में नहीं की जा रही, 13 राज्यों 12 राज्यों में की जा रही। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था मैं अलग तरह का एक भारत बनाना चाहता हूं, न्यू इंडिया। तो ये न्यू इंडिया था जिसमें विधायकों की मंडी लगे। इस बार इस बात की, इस भावना का बहुत कड़ाई से पालन किया जा रहा है कि आइडियोलॉजिकल जो लोग फिट बैठते हैं, जो बिक नहीं सकते, जो दल बदल नहीं कर सकते, उन पर कांग्रेस पार्टी दाव खेलेगी। जो पहले हुआ है वो उसको हम छुपा नहीं सकते हैं, हम उससे अपना मुंह भी नहीं छुपा सकते हैं। मैं मानता हूं कि उसके लिए कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार की जो चूक हुई उसमें केवल कांग्रेस का नुकसान नहीं हुआ, प्रदेश का नुकसान हुआ, जनता का नुकसान हुआ। तो उसकी अलर्टनेस हमारी पार्टी में है और उसको ध्यान में रखते हुए आगे ऐसा नहीं होगा, इस आश्वासन को लेके ही हम जनता में जाएंगे। नहीं तो सिंधिया जी इस बार नहीं है, 2018 में आपके साथ में सिंधिया जी भी थे और इस बार 2023 में सिंधिया जी आपके साथ नहीं है। तो क्या कांग्रेस पार्टी को इसका नुकसान नहीं होगा? क्योंकि सिंधिया जी ने भी प्रचार किया था, उनका भी चेहरा था, लोग उनको पसंद करते थे, तो उनके नाम पर भी आपको 2018 में वोट मिला था और इस बार सिंधिया जी है नहीं आपके साथ में। मिलिंद जी, आपके सवाल को मैं दो भागों में देखता हूं। वो एक ये कि सिंधिया जी थे तो उसका, उनकी पर्सनालिटी का फायदा हुआ था क्या? नेचुरल, स्वाभाविक, जब हम सब मिलके काम करते हैं तो इसको रोक नहीं सकते, इसको मना नहीं कर सकते। पर सिंधिया जब एक ऐसा व्यक्तित्व था जो एक सेवा भावी की उसकी भावना हमेशा सर चढ़ के बोलती थी और इतना बड़ा राज परिवार का व्यक्ति ऑनेस्टी से अपना काम कर रहा है। पर दूसरा पक्ष सिंधिया का क्या है? दूसरा पक्ष, उसने लोकतंत्र की हत्या की है, विधायक खरीद फरोख्त किए, कहा था मैं सेवा के लिए ये निर्णय ले रहा हूं, फिर उन्होंने पद और सम्मान और सब तरीके के अपने लोगों को भी पद दिलाए। यही कारण था कि जब पहले सिंधिया के यहाँ भारतीय जनता पार्टी हमेशा जीतती थी, जैसे ही वो दल बदल करके गए तो महापौर ग्वालियर में कांग्रेस का बन गया, मुरैना में कांग्रेस का बन गया, जो ग्वालियर चंबल के 70% विधायक भी हमारे जीते थे। तो मैं मानता हूं कि जो व्यक्तित्व 2018 में कांग्रेस के साथ सिंधिया का था और जो व्यक्तित्व भारतीय जनता पार्टी में 2019 के बाद सिंधिया का है, दोनों में जमीन आसमान का, एक लालची सत्ता परस्त और एक एक जनता के प्रभाव और दबाव के बगैर सत्ता को पकड़ने वाला व्यक्तित्व है उनका। पहले एक सेवाभावी व्यक्तित्व था। तो मैं नहीं मानता कि उनके जाने आने से अब फर्क पड़ेगा, पर चूंकि आपने कहा है तो मैं मानता हूं उसकी भरपाई हमारे नए लोग हैं, जयवर्धन सिंह है, अरुण यादव जी है, बहुत से ऐसे नेता है, कमलेश्वर पटेल साहब है, वो पूरी करेंगे। तो सिंधिया से जुड़ा ही एक और मैं सवाल पूछना चाहता हूं आपसे कि प्रियंका गांधी अभी ग्वालियर में गई थी, तो वो वहाँ पर जब उन्होंने लक्ष्मीबाई की उन्होंने समाधि पर भी जाकर श्रद्धांजलि दी, लेकिन जब भाषण देने की बारी आई तो उन्होंने कहा कि मैं सिंधिया पे बोल सकती हूँ लेकिन बोलूँगी नहीं। तो क्या ये ऐसा कहीं ना कहीं ये बात है कि सिंधिया जी के लिए कांग्रेस अपने दरवाजे खुला रखना चाहती है, इसलिए प्रियंका गांधी ने कुछ बोला नहीं उनके बारे में वहाँ पर ग्वालियर में? प्रियंका गांधी जी ने यह कहा कि मैं इतने ऐसे व्यक्तित्व को लेके जो लोकतंत्र की हत्या कर सकता अपने लालच को लेके, मैं उसके लिए एक शब्द नहीं कहूंगी। और उन्होंने कहा कि हम राजनीति में इसलिए हैं कि लोगों के दुख दर्द को समझे और उसके लिए कुछ करें। राजनीतिक जो दल होते हैं, अपनी उनकी जो भावनाएं होती है, उनकी जो नीतियां होती है, उनका जो प्रोग्राम्स होते हैं, तो उस पर हम बात करें। रोजमर्रा महंगाई क्यों है, बेरोजगारी क्यों है इस प्रदेश में किसानों की आत्महत्या क्यों है, महिलाओं के साथ इतने अपराध, इसकी बात करें। और इसके सवाल पूछे उस मुख्यमंत्री से जो 18 साल का था। उनका मोटिव ये था कि मैं आरोप प्रत्यारोप पे नहीं जाना चाहती, जो बीत गया सो बीत गया, अब आगे किस तरीके से हम प्रदेश को लेके जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो सिंधिया को क्लीन चिट देती है, सिंधिया की जी के लिए रास्ता खोल के रखना चाहती है। सिंधिया जी की अब कोई जगह कांग्रेस पार्टी में नहीं है। जी,
जीतू जी, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम नियुक्तियां जो है वो कांग्रेस कर रही है। हाल ही में मध्य प्रदेश में भी जो है एक चुनावी समिति का गठन किया गया। इसमें नकुल नाथ जो है उनका अगर हम उनके नाम की बात करें 10वें नंबर पर उनका नाम है, आपका नाम 17वें नंबर पर है। एक एलिगेशन लगातार लग रहा है कि आपको मध्य प्रदेश में साइडलाइन किया जा रहा है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मतलब एक लिस्ट में दो नाम है, एक का ऊपर है और एक का नीचे, इससे साइडलाइन कैसे होता है? एक लिस्ट में चुनाव समिति बनी या कांग्रेस पार्टी की कोई भी नीति निर्णायक समिति बनी तो उसमें ऊपर नीचे से साइडलाइन किया जाता है, ये आज मैंने पहली बार सुना है। मैं नहीं मानता हूं इसको ऊपर नीचे से साइडलाइन करना। मैं मानता हूं कि पूरे प्रदेश में मैं जाता हूं, कल भी आज भी मैं सतना, रीवा और रिवांचल के दौरे पे जाऊंगा। जहां जाता हूं वहां पब्लिक का बड़ा प्यार मोहब्बत मिलता है, खूब आशीर्वाद मिलता है, खूब भीड़ होती है। तो ये साइडलाइन करना है नहीं करना, हमारे नेता क्लियर है कि मुख्यमंत्री का कैंडिडेट कौन है। हमारे बाकी की टीम सीनियर जो सीएलपी है वो पहले बन चुके हैं, तो बाकी चुनावी मैनेजमेंट का भाव है। हम सब एक टीम वर्क के रूप में काम कर रहे हैं और मैं नहीं मानता हूं कि मुझे साइडलाइन किया जा रहा है। मैं मानता हूं कि राहुल गांधी जैसा व्यक्तित्व मेरा सरपरस्त है और मैं मानता हूं कि वो जब तक मेरे को कोई साइडलाइन कर भी नहीं सकता। तो मुझे ऐसा एहसास नहीं होता जैसा आपको होता है। नहीं, पर जो आकांक्षा ने सवाल पूछा जीतू भाई कि जो लोग इसमें काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ते हैं कि जो प्रेस रिलीज निकली है उसमें नकुल नाथ का नाम 10वें नंबर पर है और आपका नाम 17वें नंबर पर है। तो आप भी 10 साल से विधायक है कांग्रेस में, तो ये कहीं ना कहीं लोगों को ये लग रहा है कि ठीक है, अब आप मतलब लिस्ट में तो सबका ही नाम होगा, जीतू पटवारी का नाम लिस्ट से तो बाहर नहीं हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जो महत्वपूर्ण बैठकें हो रही है या जो भी चुनाव की रणनीति बन रही है उसमें शामिल नहीं किया जा रहा है, ऐसी बात बार बार आ रही है। नहीं, अगर जो चुनावी जितनी समितियां हैं उसमें 3 है। पॉलिटिकल अफेयर कमेटी, उसमें मैं हूं। एक दिल्ली में राहुल जी के सामने सारे नेताओं को बुलाया गया था, तब मुझे बुलाया गया था। फिर अभी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के बाद इलेक्शन कमेटी बनी, उसमें मैं हूं। फिर उसके बाद एक कैंपेनिंग कमेटी बनी, उसमें मैं हूं। तो ये कैसे साइडलाइन किया जाना है? तो पार्टी महत्व दे रही है एक ऐसे कार्यकर्ता को जिसका बैकग्राउंड एक किसान परिवार से आता है, जिसका पॉलिटिकल कोई पीछे से गॉडफादर परिवार दृष्टिकोण नहीं, उसको इतना जगह मिलना, ये अपने आप में इसकी तो सराहना करनी चाहिए। मैं मानता हूं ये अगर लोग सोचते हैं या आप सोचते हैं तो मैं मतलब इसको नकारता हूं। मुझे मेरी पार्टी बहुत सम्मान दे रही है और बिल्कुल कूल और संयम तरीके से मैं जो काम मुझे मिलता है मैं उसको करता हूं। जी बिल्कुल। एक और जो सवाल है वो लगातार उठता है कि कमलनाथ और दिग्विजय जब होते हैं तो वहां पर जीतू पटवारी जो है खासतौर पे उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से और उन बैठकों से जीतू पटवारी जो है वो वहां पर दिखाई नहीं देते हैं। ये भी सवाल लगातार उठ रहा है और कमलनाथ और जीतू पटवारी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, ये सवाल भी लगातार सोशल मीडिया पर खासतौर पर अगर आप देखेंगे तो ये आता रहता है। जीतू जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, मैं पहले भी कह चुका हूं, कमलनाथ जी मेरे पिताजी से बड़े हैं और मेरे पिता तुल्य हैं। मैं ये भावना भी मेरे मन में आना पाप है कि मेरी और उनकी नहीं बनती। उनका व्यक्तित्व भी उतना ही बड़ा है, उनका अनुभव भी उतना ही बड़ा है। मैं मानता हूं कि कमलनाथ एक ऐसे व्यक्तित्व है जिनकी जर्नी राजनीतिक नरेंद्र मोदी से सीधी डबल है। नरेंद्र मोदी जी आधी उम्र से चुनाव लड़ने और सत्ता में आए हैं। मैं मानता हूं कमलनाथ कैसी भी परिस्थिति में सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, लोकतंत्र को जीते रहे। इंटरनेशनल स्केल पे उनके एक व्यक्तित्व की छवि है। तो ये मेरे लिए बात करना कमलनाथ जी की मेरी बन नहीं रही है, ये मैं समझता हूं मैं उनके पैरों की धूल हूं। मेरे लिए ये सवाल ही खड़ा नहीं होता। मैं चाहता हूं कि वो मुख्यमंत्री बने और इसलिए नहीं कि उनको मैं ओबलाइज हो कि वो मुख्यमंत्री बने और मैं उनके पीछे खड़ा रहूं। वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो इस प्रदेश के भविष्य को 4 चांद लगाएंगे। एक अवसर, एक वरदान के रूप में उनका मुख्यमंत्री काल होगा। इस भावना से ही मैं कहना चाहता हूं कि विजनरी मुख्यमंत्री जो 20 साल से एक ऐसा मुख्यमंत्री बना है जो केवल जोर जोर से चिल्लाता है, कर्जदार मध्य प्रदेश बनाने में उसने अपनी अहम भूमिका निभा दी, उसकी जगह एक विजनरी मुख्यमंत्री जो आर्थिक आधार पर मध्य प्रदेश की तरक्की कराए, इसलिए बने। तो मैं मानता हूं और मैं दृढ़ता से कमलनाथ जी के साथ हूं। नहीं, तो ये जीतू पटवारी की राय है कि कमलनाथ अगले मुख्यमंत्री होंगे या कांग्रेस पार्टी भी यही सोचती है? क्योंकि अभी भी आधिकारिक रूप से तो कुछ कहा नहीं गया कि मुख्यमंत्री कौन होगा। नहीं, मैं पहले कह चुका हूं कई बार, मैं जब विधायक बन के आऊंगा तो मेरी पहली पसंद मुख्यमंत्री कमलनाथ ही होंगे।
तो मैं एक विधायक का प्रिविलेज होता है, ये राय मैं पार्टी में भी रख सकता हूं, ओपन भी रख सकता हूं, इसमें कोई अनुशासनहीनता भी नहीं है। तो जीतू भाई, अब हम आते हैं जो चुनाव के लिए जो दोनों पार्टियों की तरफ से जो वादे किए जा रहे हैं, जो गारंटी दी जा रही है, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी भी इसमें आपसे आगे निकल गई है। आपने कहा कि नारी सम्मान होगा, हम 1000 या 1500 रुपये देंगे, और बीजेपी ने लाडली बहना के नाम पर 1000 रुपये महिलाओं के खाते में जमा कर दिए। और इसका जो हमारे पास जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आती है, जो महिलाओं से बात होती है, वो उससे काफ़ी खुश है। तो ये लोग कह रहे हैं कि ये कहीं चुनाव की बाजी पलट सकता है, ये जो लाडली बहना स्कीम है बीजेपी की या शिवराज जी की। तो कांग्रेस के पास इसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि आप तो कह रहे हैं चुनाव जीतने के बाद करेंगे, और वो तो ये भी कह रहे हैं कि इसको मैं 3000 रुपये कर दूंगा, मैं जल्दी बढ़ा दूंगा। तो ये कहीं ना कहीं एक चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन के उभरता जा रहा है, और कांग्रेस के पास इसका क्या जवाब है? मिलिंद जी, ये जो आपका सवाल है इसको मैं 3 भागों में अलग अलग बांटता हूं। एक तो ये कि लाडली बहना योजना ट्रम्प कार्ड है मुख्यमंत्री का, और वो 1100 रुपये महिलाओं को देने लगे हैं, 1000 रुपया देने लगे हैं, उसके लिए उनकी सरकार फिर से बन जाएगी। इसी के तारतम्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये मुफ्त की रेवड़ियां बांटना अच्छी बात नहीं है। तो मैं मानता हूं कि ये कॉन्ट्रडिक्शन जनता देख रही है, समझ रही है कि ये लाडली बहना शिवराज जी को याद 18 साल में क्यों आई, ये पहले साल में क्यों नहीं आई, दूसरे साल में क्यों नहीं आई, पहले कार्यकाल में क्यों नहीं आई, दूसरे कार्यकाल में क्यों नहीं आई। ये एक तरह का लालच है उस बहन को कि वो वोट दे दे मुझे। तो उस प्रदेश का ये लाडली बहना योजना चालू की जिस प्रदेश पे 4 लाख करोड़ का कर्जा है, 30,000 32,000 रुपया ईयर केवल ब्याज और देनदारियां देनी पड़ती है। तो कर्जदार मध्य प्रदेश की ऐसी योजना जो बहन की रक्षा करेगी, वो बहन नहीं समझती इस बात को कि मेरी गैस का सिलेंडर 1100 रुपए का आता है, जिसमें 1000 रुपए मेरा मुख्यमंत्री मुझे देना चाहता है। वो ये बहना नहीं समझती जो किचन ऑयल है वो 200 रुपए का आता है एक लीटर, जो साल भर महीने भर में अगर 1000 रुपए मुख्यमंत्री देंगे तो मुझे 2000 रुपए का किचन ऑयल करना पड़ेगा। जो राशन 5000 का आता था वो 15000 का आता है इसी बीजेपी के कार्यकाल में। तो वो बहना ये नहीं समझ पा रही है क्या? सब पढ़ी लिखी समझदार परिवार की वो बहनें हैं कि एक हाथ से 1000 देंगे और दूसरे हाथ से 5000 छीनने वाला ये लाडली बहना का नायक शिवराज सिंह चौहान है। पहली बात। दूसरी बात, ये कांग्रेस पार्टी एक विजनरी पार्टी है। बहन के सम्मान में, उसकी सुरक्षा में जो हमने चुनाव से पहले अपनी बात कही कि हम इस महंगाई के दौर में एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें 1500 रुपए उस गृहिणी को किचन के लिए काम आए, इसके लिए चुनाव के पहले हमने कहा और शिवराज जी ने जाते हुए कहा, हारते हुए कहा। अंतर है, बहनाएं समझ रही है, हमारे भी नारी सम्मान के फॉर्म भरा रहे हैं। आप जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तो शिवराज के लालच पे कांग्रेस पार्टी की संबल देने वाली नारी सम्मान योजना भारी पड़ेगी। जी नहीं तो लेकिन जीतू भाई, आपने अगर कल प्रधानमंत्री को सुना होगा, पुणे में उन्होंने भाषण दिया, तो उन्होंने महाराष्ट्र और कर्नाटक की तुलना की कि कांग्रेस ने वहां रेवड़ियां बांट दी है, और अब जो है, जो कि आपके जो उप मुख्यमंत्री है डी शिव कुमार, उनका एक बयान आया था कि विकास कार्यों के लिए पैसे नहीं बचे क्योंकि हमने बहुत मुफ्तखोरी वहां कर दी है। तो यहां भी मध्य प्रदेश में भी आप ये आरोप लगा रहे हैं सरकार पर कि इनका कर्जा है और तमाम तरह की चीजें हैं, लेकिन ये जो आप लोग रेवड़ियां बांटने का सिलसिला शुरू कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विकास कार्य के लिए तो पैसे ही नहीं बचेगा अगर ऐसे होता रहेगा तो। नहीं, ये चिंता का विषय है मिलिंद जी, इसको नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। जो मिडिल क्लास का टैक्स पेयर व्यक्ति है, जब वो ये सरकारें, खेल सरकार होती पब्लिक के लिए है, वो पब्लिक के लिए कोई योजना बनाती है वो अपने आप में, पर भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी अगर इस तरह की बात करते हैं तो उनका मुंह कुछ और बोलता है और उनका दिमाग कुछ और सोचता है। उनका राजनीतिक स्टंट है ये। उनको शिवराज की लाडली बहना योजना नहीं दिखती, उनको वो जूते दिलवा रहे हैं, चप्पल दिलवा रहे हैं, छाता दिलवा रहे हैं। ये आखिर है क्या? ये क्या सरकार इस तरह की योजनाएं बना के क्या मैसेज देना चाहती? तो आपका एक मुख्यमंत्री इस तरह की बातें करता है वो, और दूसरे प्रधानमंत्री ऐसे ज्ञान की बातें करती है जो दोनों के एक दूसरे के विपरीत है। तो मैं मानता हूं कि यही हालात देश के, जब 1,55,000 करोड़ रुपए के कर्जे, 155 लाख करोड़ रुपए के कर्जे में देश गया, तो वो देश के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 9 साल में ही गया। ऐसे ही 4 लाख करोड़ रुपए के कर्जे में मध्य प्रदेश आया तो उन्हीं की पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज जी के उसमें आया। तो ये दोनों भाषण मर्यादा का देना और काम कुछ और तरीके का करना,
ये देश देख रहा है, समझ रहा है और सही समय पे इसका उत्तर भी देगा। तो एक बात जो आप लोगों के बारे में बीजेपी बार बार उठा रही है कि जो 2018 में आपने किसानों के कर्ज माफी की बात की थी, 15 महीने सरकार भी चली लेकिन कोई कर्ज माफी हुई नहीं। ये बार बार एक आरोप आप पर लगता है, और वो आरोप क्या है, वो मतलब तथ्य भी वही बताते हैं। तो ये जो पहले ये बताइए कि पिछला वादा पूरा क्यों नहीं हुआ, और दूसरी बात कि इस बार कैसे फिर मान लेंगे कि आप जो कह रहे हैं वो कर देंगे। मिलिंद जी, ये बात आप थोड़ी बायस तरीके से कर रहे हैं। मैं विधानसभा में कृषि मंत्री के उत्तर के आधार पे 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। अब इसमें अगर 10 दिन में पहले दिन में आदेश पास हुए, फिर उसका एप्लीकेबल करना, उसको कार्य योजना बनाने में समय जरूर लगा। जैसी परिस्थिति वैसा आया, पर अल्टीमेटली नियत क्या थी? नियत थी किसानों को सहायता करने की, वो हमने की। थोड़ा सा कुछ किसानों का कर्जा बच गया, उसके बीच में सरकार बदल गई, खरीद फरोख्त हुई, परिस्थितियां बनी। अब बीजेपी इस तरीके से बात करती है, और वही बात अगर आप कहते तथ्य विधानसभा के उत्तर के आधार पे आपका प्रश्न होता कि 27 लाख का हुआ, बाकी का क्यों नहीं हुआ, तो प्रश्न बनता था। सेकेंड, मैं इसमें थोड़ा अलग तरीके से अपनी बात कहना चाहता हूं। मैं लगातार 3,000 रुपए कुंटल किसानों के गेहूं की मांग को दृढ़ता से उठाता रहूं, हर स्केल पे उठाता रहूं, विधानसभा में भी, बाहर भी, मीडिया में भी, पब्लिक में भी, गांव-गांव जाकर भी। तो मैं मानता हूं ये मेहनत का पैसा किसान को उसका आकलन, उसका मूल्यांकन, उसका हक का पैसा उसको मिलना चाहिए। जब अनाज का रेट आप बढ़ा के दोगे तो अल्टीमेटली उसकी लागत जो बढ़ गई है उससे वो मैपअप कर पाएगा, न्याय कर पाएगा। कोई किसान, कोई सरकार हो, वो चाहे शिवराज जी की हो, चाहे कमलनाथ जी की हो। मैं शिवराज जी चूंकि कितना भी हो हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे दुश्मन तो है नहीं। वो अपने आप को ये कहते हैं कि हम किसान का मैं बेटा हूं और किसान मेरे भगवान है। तो आज उनका किसान दिन पे दिन कर्जदार होता जा रहा है, रकबा छोटा होता जा रहा है, उसके बच्चे किसान के खेती में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो अल्टीमेटली क्यों नहीं लेते हैं कि एक किसान का जीवन स्तर दिन पे दिन गिरता जा रहा है। तो 3,000 रुपया कुंटल अनाज का भाव ये सरकार करे, ये मेरी मांग है। कर्ज माफी करना एक बार की सहायता है, पर उसको संबल देना, ताकत देना, उसकी मेहनत का उसको हक देना, उसकी मेहनत का मूल्यांकन करके उसको सम्मानित करना तब होगा जब उसको 3,000 रुपया कुंटल आज के परिवेश में किसानों का अनाज का भाव मिलेगा। धान का भाव कम से कम 2,600-2,700 रुपए मिलेगा। जब ये भावना बनेगी, ये सरकारों की या पार्टियों की या मुख्यमंत्री, दलगत मुख्यमंत्री की भावना नहीं हो सकती, ये सबकी भावना बनेगी। तब जाके किसान सबल होगा। और किसान कर्जदार है ही क्यों? अगर बीजेपी ये कहती है तो 18 साल में उसने किसान को कर्जदार क्यों बनाया? इसके लिए दोषी कौन है? यही मुख्यमंत्री है ना, शिवराज जी। अगर कमलनाथ जी ने जितनी भी सहायता की कर पाए, तब भी किसान कर्जदार हुआ, इसका दोषी तो शिवराज जी है। तो ये सवाल है आज प्रदेश के सामने। जी जीतू जी, तो क्या ये माना जाए, क्योंकि देखिए आपने हाल ही में ट्रैक्टर यात्रा भी निकाली थी, तो आप इस 3,000 रुपए क्विंटल की मांग के साथ आप लगातार जो है दौरे भी कर रहे हैं, किसानों के बीच में बात भी कर रहे हैं। अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आती है तो कांग्रेस की सरकार सबसे पहले 3,000 रुपए क्विंटल जो एमएसपी है वो करेगी, इसका वादा करते हैं। करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। जब मैं शिवराज से एज ए एमएलए में, हमारी पार्टी के कई नेता बोल चुके हैं, हमारी पार्टी के कमलनाथ जी के सामने मीटिंगों में भी ये बात आ चुकी है। आदरणीय उनके सज्जन वर्मा जी ने पब्लिक डोमेन में ये कही, आदरणीय जयवर्धन सिंह जी ने कही, आदरणीय अरुण यादव जी ने कही, आदरणीय कई नेताओं ने समय समय पर 3,000 रुपए कुंटल कांग्रेस के बीजेपी की सरकार से डिमांड की है। हमारे विधायक घर घर जाते हैं, गांव गांव जाते हैं, तो ये कहते हैं कि ये मांग जायज है। जब विधानसभा में हमने इस प्रश्न को खड़ा किया तो सारे कांग्रेस के विधायक एकजुट थे शिवराज जी से मांग करने के लिए। तो आज जब हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, मैंने कहा हमारा दुश्मन नहीं है शिवराज सिंह, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में मुख्यमंत्री से विधायक जनता की मांग रख सकता है। वो हमारा काम हम कर रहे हैं। पलटा होगा तो कांग्रेस की सरकार को देना चाहिए, देना होगा जी, देना चाहिए, बिल्कुल। देखिए, पटवारी परीक्षा के ऊपर जो फर्जीवाड़े के आरोप लगे उसको लेकर कांग्रेस बहुत मुखरता से सामने आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अभी फिलहाल उसकी जांच बैठा दी गई है, 31 अगस्त को उसकी रिपोर्ट पेश की जाएगी सरकार को। कांग्रेस पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर आगे क्या प्लान कर रही है? नहीं, बात सिर्फ पटवारी भर्ती की नहीं है। बात है इस प्रदेश में जहां शिवराज सिंह चौहान इतना बड़ा कार्यकाल हुआ,
कभी एक बार चूक हो गई व्यापम की, वो कहते हैं मैं दोषी नहीं हूं, मैंने जैसे ही पकड़ी मैंने लोगों को जेल में भेजा, अपराध कायम किया और व्यवस्थाएं सुधारी। फिर दूसरा उसका व्यापम का नाम बदला, दूसरा उसका नाम रखा, फिर कोई एग्जाम हुई, फिर घोटाले हुए, फिर घपले सामने, तीसरी बार जब घपले घोटाले हुए फिर नाम बदला, फिर तीसरी बार भी हुए, फिर अब आखिरी में पटवारी परीक्षा में भी यही भाव हुआ। सवाल यह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस विभाग में रहते हैं उसमें घोटाले होते क्यों हैं? सवाल यह है कि ये शिवराज सिंह चौहान बेटे बेटियों को लिए इतनी बड़ी बातें करते हैं, 8-8 करोड़ रुपया एक आयोजन का भाषण देने के लिए, माइक लगाने के लिए, पांडाल लगाने के लिए देते हैं और कहते हैं बेटे बेटियों भांजा भांजियों में ध्यान रखना, मैं तुम्हारा मामा हूं, मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। और लगातार 15 साल से घोटाले हो रहे हैं। तो आखिर ये व्यवस्था शिवराज रहते हैं वहीं क्यों होती है? मतलब उनकी अक्षमता चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि ये व्यवस्था नहीं बना सकते। इसलिए सबसे पहले शिवराज जी को इस प्रदेश से फारग करना, मुख्यमंत्री पद से हटाना, इस प्रदेश की सुरक्षा और रक्षा करने जैसा है। तो मैं मानता हूं ये नए बच्चे इसको समझ रहे हैं। इस व्यवस्था की पारदर्शिता को कांग्रेस पार्टी आएगी तो सब लिपिबद्ध करेगी। हर चीज को इस तरीके से कोई मैकेनिज्म छू भी नहीं पाए बच्चों के भविष्य के करप्शन। लेकिन जीतू जी 15 महीने की सरकार थी कांग्रेस की, व्यापम मामले में कोई एक्शन आप लोगों ने भी नहीं लिया था, ये एलिगेशन भी लगता है कांग्रेस पर। ऐसा है आकांक्षा, कांग्रेस की सरकार थी तो हमने चिट्ठी लिखी कि इसको लेकर व्यापम की जो एग्जाम्स को लेकर जो जांच एजेंसियां बननी चाहिए उसको लेकर हम आगे बढ़े। कांग्रेस की सरकार इसलिए नहीं आई थी कि आते से ही किसी को भी अंदर कर दे, किसी को भी बाहर कर दे और क्या क्या आरोप है, क्या प्रत्यारोप है, भविष्य कैसे बने प्रदेश का, पहली सोच ये थी। दूसरी सोच ये थी अपराधियों को जेल की सलाखों में हो। तो अल्टीमेटली उस और हम बड़े थे और लोकतंत्र की एक बड़ा अपराध हो गया हत्या करने का। तो मैं मानता हूं कि जब आप न्याय के लिए लड़ते हो और जब आपका शरीर ही आपको कोई गोली मार दे तो वो न्याय की भावना, एक तरह से उस सरकार को गोली मार दी गई। तो मैं अब सरकार 15 महीने का कार्यकाल बहुत सीमित था, कम था, उसमें हम ये काम नहीं कर पाए, पर अल्टीमेटली अब सरकार बनेगी तो मैं वचन देता हूं आपसे, जितने परीक्षाओं से के घोटाले और घपले करने वाले लोग जेल की सलाखों के पीछे 6 महीने के अंदर होंगे, 6 महीने के अंदर। पहले 6 महीने में जो बच्चों के भविष्य के साथ करप्शन करते हैं वो लोग जेल की सलाखों के पीछे दिखेंगे आपको। तो जीतू भाई, मेरा ये सवाल है आपसे कि एक तरफ तो आपके नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, मोहब्बत की दुकान की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप जिनको अपना भावी मुख्यमंत्री बता रहे हैं कमलनाथ जी, उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री जी का प्रोग्राम रखा हुआ है जो कि खुल के कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। तो ये जो है, क्या कांग्रेस चुनावी हिंदू बन रही है क्या? मध्य प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए हिंदू बन रही है या सचमुच में हिंदू है? ये क्या है ये? मिलिंद जी, कांग्रेस पार्टी एक ऐसा विचार है जिसके सबसे बड़े प्रणेता महात्मा गांधी, उन्होंने कहा ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। तो इस भावना को, जिसमें भगवान महावीर, गौतम बुद्ध, जिसमें गुरु नानक देव जी पैगंबर और भगवान राम और कृष्ण के विचार, जिसको प्रेम को, प्यार को, मोहब्बत को, देने को, त्याग को और सबको साथ लेके मानवता की रक्षा को, इसको एक साथ किया जाता है, उस विचार को कांग्रेस पार्टी जीती है। आप ये देखो कि जब मैं हिंदू हूं तो मैं हिंदू धर्म के हिसाब से अपनी रीति नीति उसका पालन करूं, उसका अपनी जीवन शैली को जीऊं और हमारे राम और कृष्ण के आस्था में विश्वास रखूं। ये हर दृष्टि से हमें अधिकार मिला हुआ है, कोई भी कर सकता है। पर जब कोई ये व्यक्ति ये बात करता है, अपने विचार देता है कि राष्ट्र ऐसा बनना चाहिए, तब संविधान की अपनी एक भावना है, वो उस तरीके से चल सकता है। तो मेरे जीवन शैली को मैं मेरे धर्म के आधार पर जीऊं, इस पर किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। और देश में भाईचारा रहे, ये मेरी प्राचीन सभ्यता ने सिखाया मुझे, भगवान राम और कृष्ण ने सिखाया मुझे। ये देश एक गुलदस्ता है, गंगा जमुना तहजीब से जिए, ये संविधान के आधार पर चले, ये एक अलग भावना हुई, एक ऐसी भावना जिसमें देश विश्व में नंबर 1 आए। मैं मानता हूं कि दोनों चीजों को एक साथ करना, या ये बताना कि चुनाव आए तो हिंदुत्व की बात या हिंदू धर्म की बात करना, अरे इंदिरा जी शंकराचार्य के पास जाती थी, इंदिरा जी सारे मठ मंदिरों में जाती थी, नेहरू जी जाते थे, राजीव जी जाते थे, सोनिया जी जाती थी, राहुल जी खुद गए मेरे साथ में, कई जगह गुजरात से लेके पूरे देश में उनके साथ घुमा, तब गए। और मैं मानता हूं अभी रिसेंट थोड़े दिन पहले भी उन्होंने
तो ये वो हिंदू हैं तो उनका जीवन शैली हिंदू आधारित वो जी तो सके, ठीक है, ये अधिकार है उनको। देखिए ये सब हम मानते हैं जीतू भाई, लेकिन आप ये बताइए कि हिंदू राष्ट्र की मांग से आप सहमत है कि नहीं है उनकी? संविधान में जो है मैं उससे सहमत हूं। जी जीतू जी, सीएम के चेहरे को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं मध्य प्रदेश में। कमलनाथ सीएम होंगे नहीं होंगे, क्या सीएम कोई और बनेगा, इसको लेकर कांग्रेस कब तक ऐलान कर सकती है? नहीं, मैंने कांग्रेस कब ऐलान करेगी ये मेरे जुडिक्शन से बाहर का हिस्सा है, और मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूं, मैं छोटा कार्यकर्ता हूं। पर मैंने मेरी जो सोच है, मैंने कहा कमलनाथ एक ऐसा व्यक्ति है जो इस प्रदेश में अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो इस प्रदेश के भविष्य के लिए एक वरदान है, और मैं विधायक बनूं या विधायक हूं तो मेरी पहली पसंद मुख्यमंत्री की कमलनाथ जी हैं, ये स्पष्ट है। तो मैं इसमें किंतु परंतु की बात या कब ऐलान होगा या कब ऐलान नहीं होगा इसकी बात कोई उठती नहीं है। तो मेरे ख्याल में पूरे सवाल का सारांश आ चुका है। जी, एक सवाल और आता है, वो ये कि जीतू पटवारी कब सीएम बनेंगे? ऐसा है, राजनीतिक दल में जो राजनीतिक कार्यकर्ता काम करता है, नेचुरल है, स्वाभाविक है कि वो उसकी योग्यता के अनुसार उसको पद प्रतिष्ठा मिले, ये भावना उसमें रहती है। पर मेरे और आपके बनने से या किसी के सोचने से तो ये होता नहीं है। ये राजनीति में एक डिस्टेनी होती है, एक ऊपर ईश्वर की एक कृपा होती है और फिर नीचे विधायकों का समर्थन होता है। तो अल्टीमेटली ये सब बातों से मैं बहुत दूर हूं अभी, और चूंकि ये कब बनेंगे, मेरे जैसे हजारों लोग आए, हजारों चले गए, मुख्यमंत्री एक बनता है और वो कमलनाथ बनेंगे। जी, एक अंतिम सवाल, विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें कांग्रेस लेकर आएगी? मैं पहले ही कह चुका हूं, राहुल जी ने कह दी है, 150 से 155 सीटें कांग्रेस पार्टी लेके इस बार सरकार बनाएगी। और ये केवल भाषण के लिए या बोलने के लिए नहीं बोला है, इसके एक एक सीट के आकलन के बाद बोला जा रहा है। आप ये देखो कि जो विधायक भारतीय जनता पार्टी का, जो मंत्री भारतीय जनता पार्टी का, मुख्यमंत्री, एक ऑर्गेनाइज तरीके से क्राइम और भ्रष्टाचार क्या होता है, ये शिवराज सरकार ने नया एक पेटेंट दिया है देश प्रदेश में। एक मंत्री है जिसने 100 एकड़ जमीन दान में ले ली, उसके उस ससुर से जिसके पास 50 बीघे जमीन थी। आप ये अपने आप में भ्रष्टाचार का इससे बड़ा उदाहरण तो दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिला होगा। ऐसे हर मंत्री के खिलाफ एक अगर आप आकलन करेंगे तो कुछ न कुछ उनकी संपत्तियां 10-10, 20-20, 30-30 गुने बढ़ेगी। अभी जितने लोगों ने दल बदल किया, इनके पहले चुनाव लड़े थे तो इनके जो चुनाव में इनकी संपत्ति का ब्यौरा आया था और अब आएगा, उसके अंतर को आप मापना तो आपको असर दिखेगा कि भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं मानता हूं कि एक छाती ठोक के भ्रष्टाचार क्या होता है, ये शिवराज सिंह जी की सरकार ने किया है। और भ्रष्टाचार के पर्याय अगर कोई इस प्रदेश में है तो वो शिवराज सिंह चौहान है। पूरी सरकार भ्रष्ट है और उसका मुखिया ईमानदार कैसे हो सकता है? मैंने शुरुआत में कहा कि शिवराज जी जो ढोल है, 8-8 करोड़ रुपए के पांडाल लगा के अपने भाषण जोर जोर से चिल्ला के देते हैं, लेट के देते हैं, बैठ के देते हैं, वॉक करके देते हैं। उस ढोल की पोल भी उतनी बड़ी है जितना बड़ा वो पांडाल है, जितनी बड़ी वो स्टेज बनाते हैं। तो शिवराज के ढोल की पोल पूरे प्रदेश को सुनाई देगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जीतू पटवारी जी, आप जुड़े एमपी तक पर और तमाम बातें आपने जो रखी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद मिलिंद जी, धन्यवाद चुनावी चर्चा के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नए नेता के साथ। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।